नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की एक बहुत ही खास धारा के बारे में। धारा 85। ये वो कानून है जो शादीशुदा महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आप सबने आईपीसी की धारा 498 ए के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे आमतौर पर दहेज उत्पीड़न कानून भी कहा जाता है। तो सवाल यह है कि नए कानून में इसका नया नाम या यूं कहें कि नया नंबर क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून की आत्मा वही है, बस पहचान थोड़ी बदली है। और जवाब है बीएनएस की धारा 85। जी हाँ, जो कानून पहले आईपीसी 498 ए के नाम से जाना जाता था, अब वो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 बन गया है। तो सबसे पहले इसी बदलाव को समझते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई एकदम नया कानून नहीं बना है, बल्कि एक बहुत पुराने और जरूरी कानून को एक नई पहचान दी गई है। तो ये बीएनएस की धारा 85 आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये एक ऐसा कानून है जो कहता है कि अगर किसी शादीशुदा महिला का पति या पति के रिश्तेदार उसके साथ किसी भी तरह की क्रूरता करते हैं तो वो एक अपराध होगा। अब सबसे जरूरी सवाल कि कानून की नज़र में इस क्रूरता या क्रुएल्टी का मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा है। कानून के हिसाब से क्रूरता को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न और दूसरा है वो उत्पीड़न जो सीधे सीधे दहेज की मांग से जुड़ा हो। तो पहली कैटेगरी को देखते हैं। इसमें वो सभी हरकतें आती हैं जो बहुत खतरनाक है, जैसे महिला को इतना तंग करना कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, या उसके शरीर को कोई गहरी चोट पहुंचाना, या फिर उसके जीवन, हाथ पैर या उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा करना। और दूसरी कैटेगरी खास तौर पर दहेज के लिए है। मतलब किसी महिला को कोई प्रॉपर्टी या कीमती चीज लाने के लिए परेशान करना, या अगर वो या उसके घरवाले ये मांग पूरी नहीं कर पाते तो उसे तंग करना। ये सब भी कानून की नज़र में क्रूरता ही है। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे वो मारपीट हो, या लगातार ताने मार मार कर किसी को मानसिक तौर पर परेशान करना हो, या फिर दहेज की मांग करना हो, ये सब कुछ क्रूरता के दायरे में आता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कानून किन लोगों पर लागू होता है। मतलब कौन आरोपी हो सकता है और किसे पीड़ित माना जाएगा। तो देखिए, इस कानून के तहत आरोपी हो सकता है महिला का पति या फिर पति के रिश्तेदार। इसमें सास ससुर, देवर, ननद कोई भी हो सकता है। और इस कानून में पीड़ित हमेशा पत्नी ही होती है। ठीक है, तो हमने अपराध को समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसके कानूनी नतीजे क्या होते हैं? सजा क्या है? इस अपराध के लिए जो अधिकतम सजा तय की गई है वो है 3 साल। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि सजा में सिर्फ जेल नहीं है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और साथ ही जुर्माना दोनों हो सकते हैं। लेकिन सजा के अलावा ये 3 बातें इस अपराध को और भी गंभीर बना देती हैं। पहला, ये संज्ञेय है, मतलब पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये गैर जमानती है, यानी जमानत पुलिस स्टेशन से नहीं मिलेगी, सिर्फ कोर्ट ही दे सकता है। और तीसरा, ये गैर शमीनिया है, जिसका मतलब है कि आमतौर पर दोनों पार्टियां आपस में समझौता करके केस वापस नहीं ले सकती। तो चलिए अब आखिर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कानून का मकसद क्या है और इसे लेकर क्या-क्या चुनौतियां या आलोचनाएं होती हैं। देखिए, इस कानून का जो मूल उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है। ये एक ढाल की तरह है, एक सुरक्षा कवच जो शादीशुदा महिलाओं को घर की 4 दीवारी के अंदर होने वाले हर तरह के अन्याय और जुल्म से बचाने के लिए बनाया गया है। और अगर हम पुराने और नए कानून को आमने सामने रखकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि असल में बदला क्या है और क्या नहीं। सेक्शन नंबर 498A से 85 हो गया, ठीक है, लेकिन सजा वो पहले जैसी ही है। और कानून की आत्मा यानी महिलाओं को क्रूरता से बचाने की भावना वो भी बिल्कुल वैसी ही है। हालांकि हर शक्तिशाली कानून की तरह इसके साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। अक्सर ये बातें उठती हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है या झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इन्हीं चिंताओं की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि एफआईआर दर्ज करने से पहले एक बार मध्यस्थता की कोशिश की जाए ताकि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक समाज के तौर पर यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये शक्तिशाली कानून महिलाओं की सुरक्षा के अपने असली मकसद को भी पूरा करे और साथ ही
पारिवारिक सद्भाव भी बना रहे। यही संतुलन खोजना शायद सबसे बड़ी चुनौती है।